एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं को चराने या चराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चरवाहे। यानी पशुओं को चराने वाले को क्या कहते हैं? चरवाहे। जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहां से वहां जाते रहते थे। मवेशियों और भेड़ों को मवेशी या जानवर और भेड़, यानी समझते हो सब भेड़ क्या है, जो उनको दूसरी जगह यानी या मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे चराने के लिए। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। जब एक जगह जो घास उगती थी वो अगर खत्म हो जाती, यानी मौसम परिवर्तन होता था, उसी के अनुसार वे दूसरी जगह चले जाते थे उनको लेकर। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। पंजाब में रहने वाले है ना, पंजाब में रहने वाले वन गुर्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया क्या पालते थे? गाय और भैंस के झुंड पालते थे। यानी इनके पास क्या होती थी? गाय और भैंस। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। बकरवाल किसे कहते हैं? जो बकरियां पालते हैं, है ना। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। शिकार का वक्त, बुवाई का वक्त, नए खेतों में आने का वक्त। एक तो शिकार का वक्त होता है, एक बुवाई का वक्त। बुवाई का मतलब उराई करना, खेतों में बुआई करना, है ना। और नए खेतों में जाने का वक्त, यानी एक खेत वो मैंने बताया था पहले भी, वापस बता देता हूं कि कुछ समुदाय ऐसे थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे और वहीं पे खेती करते थे। खेती किस प्रकार से करते थे? थोड़े जो वन होते थे उनसे पेड़ों को काटा जाता था, उनसे घास फूस हटाई जाती थी, उनको सही करके उनपे बुआई करते थे फसल की, फिर वहां से दूसरी जगह चले जाते थे। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी बेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बेगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते हैं, चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे खूंटों को काटने जाती थी। चैत समझते हो? चैत किसे कहते हैं? चैत्र महीना। जो चैत्र का महीना होता है उसमें औरतें क्या करती थी? इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूंठ क्या होते हैं? ठूंठ, पेड़ का जो भाग बच जाता था कटने के बाद, वो जो रहता था उसको क्या कहते हैं? ठूंठ। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। पुरुष क्या करते थे? बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। औरतों का काम क्या था? औरतों का जो काम था वो क्या था? ठूंठ काटना, है ना। और
जो आदमी थे पुरुष, उनका काम क्या था? शिकार करना और बड़े पेड़ों को काटना, बड़े पेड़ों को काटना। ठीक है, शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। पूरा चांद कब निकलता है? पूर्णिमा के दिन, है ना। पूर्णिमा वाले जो रातें होती है ना, उसमें पूरा चांद निकलता है। उसी समय शिकार किया जाता था, क्योंकि दिखना भी जरूरी होता है शिकार करने के लिए। पहले बैटरियां वगैरह कुछ भी नहीं था, तो केवल या तो आप मशाल की रोशनी में शिकार करने जाओ, और मशाल की रोशनी में अगर जाओगे तो जानवरों को वैसे भी पता चल जाएगा, तो भाग जाते थे। तो जब चांद पूरा निकलता था, चांद की रोशनी जो होती थी उसमें शिकार किया जाता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम, कुकुरमुता आदि फल बीनकर लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी। जड़ें और कंद दोनों जमीन में लगने वाले होते हैं ना, या महुआ के बीज इकट्ठा करती हैं। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अर्धजली लकड़ियों को ईंधन के रूप में बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कवार में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और उसमें, उसका मतलब पौष है ना, में फटकन किया जाता था, यानी उन फसलों से अनाज निकाला जाता था। नाच गाना और शादियां भी फूस के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे, यानी दूसरे स्थान के लिए, है ना। इस दौरान शिकार में चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। इनके जीने के लिए जो जरूरी चीजें थी, जीने के लिए जरूरी क्या था? एक तो शिकार करना, है ना, एक तो शिकार और एक जानवरों का पालन, जानवरों का पालन। ठीक है, यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। वेरियर एल्विन द्वारा, वेरियर एल्विन कौन है? अंग्रेजी अफसर के वेरियर एल्विन द्वारा लिखित बेगा 1939 और एल्विन की अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द हॉर्न्स, एल्विन ने एक किताब लिखी थी जो अप्रकाशित, यानी वो प्रकाशित नहीं हुई थी, यानी आगे छपी नहीं थी, केवल उसने लिखी ही थी। क्या नाम था उसका? नोट्स ऑन द हॉर्न्स। ठीक है, ये जो किताब लिखी थी ये आगे प्रकाशित नहीं हुई थी। और किनके लिए लिखी थी इसने? बेगा जाति के लिए। ठीक है, बेगा जो जनजाति थी उसके लिए लिखी। वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओं के साथ जंगल में जाते थे। बेवड़ मध्य प्रदेश में गोमूत्र खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द
यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो घुमंतु खेती किसे कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करते थे। और घुमंतु लोग भी उन्हीं को कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते थे। जैसे 4 महीने यहाँ रहे, 4 महीने कहीं और, फिर 4 महीने दूसरी जगह। ठीक है, ऐसे समुदायों को घुमंतु समुदाय, और जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर खेती करते हैं उन्हें भी घुमंतु खेती करने वाले कहते हैं या घुमंतु खेती कहते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, कुछ लोग जो है वो एक ही जगह पर खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते। मुखिया कौन होते थे? जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक होती थी गांव में या इनके समुदाय में, वो मुखिया बन जाता था। मुखिया बनने का मतलब ये होता है जिनका आदेश या जो वो कहते थे वो पूरा समुदाय उसकी पालना करे। ठीक है, वो होता था मुखिया। और एक चीज और मैंने बताई थी, इनमें जो मुखिया होते थे वो क्या करते थे? मुखिया, इनके जो मुखिया होते थे उनके लिए इनके जो अनुयायी कौन होते? जो इनके नीचे जो होते थे ना, नीचे का मतलब जो इनके काम करने वाले। ठीक है, इनके समुदाय वाले इनके लिए शिकार भी करते थे। इनके लिए शिकार करके लाते थे। समझ में आ गया? इनके जो मुखिया बन जाते थे समुदाय के, वो कुछ भी नहीं करते थे, वो केवल उनको आदेश देते थे या उनको काम करने के लिए कहते थे। और उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था, शिकार की व्यवस्था कौन करते थे? उनके जो समुदाय के लोग होते थे वो करते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। बटाई का मतलब समझते हो? बटाई किसे कहते हैं? बटाई का मतलब काम करने के लिए किसी को देना होता है जमीन को, फिर वो उसमें अनाज उपजाते थे, फिर वो अनाज से जो आधा या आधा से ज्यादा हिस्सा वो उनको देते थे, या थोड़ा बहुत जो बच जाता था वो उनके पास रखते थे खेती करने के लिए, है ना। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संताल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान, औपनिवेशिक शासन किसे कहते हैं? औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल, ये किसे कहते हैं? अंग्रेजों का समय। ठीक है, जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय को क्या कहते थे? औपनिवेशिक काल। और जब तक वो रहे उसको भी औपनिवेशिक काल कहते हैं, है ना। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेज के
अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी। आर्थिक ताकत का मतलब समझते हो, जिनके पास धन दौलत ज्यादा थी वो आर्थिक ताकत होती है ना। और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी मुखियाओं की, है ना। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी, जो यहाँ वहां भटकते रहते थे और एक जगह ठहरकर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो भी किसान थे या जो भी आदिवासी समुदाय के लोग थे वो एक जगह रहकर खेती करें, न कि एक जगह से दूसरे जगह जाकर खेती करें। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। अब उन्होंने जो जमीन के बारे में नियम लागू कर दिए, क्योंकि उनकी जो आमदनी, उनके जो खर्चे चलाने के लिए कुछ नियमित स्रोत यानी धन चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने जो जमीन थी उस पर कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया, यानी उन्होंने जमीनों को मापा और जो भी प्रत्येक व्यक्ति जो खेती करता था उनका हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। जिसके हिस्से में जो जमीन आई थी उस पर उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसको कितना लगान चुकाना होगा अंग्रेजी सरकार को। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदारी घोषित किया गया। कुछ को तो भूस्वामी बना दिया गया कि आज से ये जमीन तुम्हारी है, और कुछ को पट्टेदारी यानी उनको पट्टा देकर उनको कह दिया गया कि ये जमीन तुम्हारी है, इस पे खेती तुम लोग करोगे। जैसा कि आप देख चुके, पट्टेदार अपने भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे। जो भी पट्टेदार होते थे वो अपने जो भूस्वामी थे यानी भूमि के स्वामी, उनको क्या देते थे? भाड़ा मतलब रुपए देते थे वो उनको। और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे, और जो भूस्वामी थे वो सरकार को क्या देते थे? लगान चुकाते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजी कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। झूम काश्तकार कौन से थे? मैंने पहले बताया था कि झूम कौन होते थे? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करते थे। घुमंतु और झूम एक ही चीज। तो झूम काश्तकार जो को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जो झूम काश्तकार थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खेती करते थे, उनको जो एक जगह पर रोकने की अंग्रेजी सरकार की जो नीति थी वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई थी। जहां पानी कम और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं था। अपने क्षेत्र में भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर बारिश अच्छी नहीं होती है तो उस पर अपन खेती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। तो इनके खेती करने के लिए एक तो पानी की जरूरत होती थी और उसके अलावा मिट्टी भी उपजाऊपन वाली होनी जरूरी है। अगर बंजर भूमि पे आप खेती करोगे तो वो उसी वर्ष इतनी फसल नहीं दे पाएगी। होगी तो सही, उस पे थोड़ा बहुत उगेगा लेकिन उतना नहीं हो पाएगा जितनी अपन सोचेंगे। तो फसल के लिए क्या जरूरी चाहिए? एक तो मिट्टी सही होनी चाहिए और एक वहां पर पानी की सुविधा होना जरूरी है। बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ
क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों की झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। यानी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो काश्तकार थे, राज्यों के काश्तकार थे, उनका मानना यह था कि हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो और हमें उसी हिसाब से हमारी खेती करने दो। आधुनिक जो उनको हल वगैरह की सुविधाएं दी गई, उनसे उनकी उतनी उपज नहीं हो पा रही थी। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव, जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। आदिवासी जो समूह थे उनका जीवन किससे जुड़ा हुआ था? जंगलों से। अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे, आरक्षित वन किसे कहते हैं? ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। आरक्षित वन किसे कहते हैं? जिनमें लोग स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते थे, वहां पर खेती नहीं कर सकते थे। खेती का मतलब वो पेड़ों को काटकर जो खेती करते थे, झूम खेती, वो नहीं कर सकते थे। फल इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी और पशुओं का शिकार करने की भी अनुमति नहीं थी। वो होते हैं आरक्षित वन। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? यानी उनका तो जीवनोपार्जन जो होता था वो इसी से होता था ना, खेती करने से, शिकार करने से, जंगलों में रहने से, फल इकट्ठा करने से। अब उन्हीं पे सरकार ने रोक लगा दी, अंग्रेजी सरकार ने। तो अब उनका जो जीवन कैसे जिंदा रह सकते थे? इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। अब उन्होंने आदिवासियों को तो मना कर दिया भी आप जो ये आरक्षित वन है, आरक्षित जो जंगल है जो सरकार ने आरक्षित किए गए हैं, उनमें से आप ना तो शिकार कर सकते हो, ना उनमें से फल ले सकते हो, फल फूल, ना उनमें से लकड़ी काट सकते हो, ना आप शिकार कर सकते हो। तो इस बात से जो आदिवासी थे वो नाराज होकर उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। लेकिन बात जब हुई, जब अंग्रेजों को रेलवे स्लीपर्स यानी रेलवे पटरी बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ी, और लकड़ी काटने के लिए अंग्रेजी सरकार तो काटेगी नहीं, तो उसके लिए मजदूर चाहिए, और मजदूर कौन थे? आदिवासी। तो उनकी जब जरूरत पड़ी तो वो तो थे ही नहीं। समस्या ये थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहां से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने, अंग्रेजी अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। झूम काश्तकार जो झूम खेती, वो घुमंतु खेती जो करते थे, उनको छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी। बशर्ते, यानी शर्त ये होगी कि गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। वनों की देखरेख करने के लिए जो लोग वहां मतलब रहते थे, उनके जो गांव थे, उनको वन गांव का नाम दिया गया। स्लीपर लकड़ी के क्षितिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में बेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन
इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बेगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। ये एक इन्होंने कविता लिखी वेरियर एल्विन ने, है ना। इससे बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी। यानी अंग्रेजी सरकार ने जिन कानूनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया कि आप खेती ऐसे नहीं कर सकते हो, झूम खेती नहीं कर सकते हो, जंगलों को नहीं काट सकते हो, फिर भी जो आदिवासी समूह थे उन्होंने उन नियमों का पालन नहीं किया, इनका मना कर दिया और वो उन्हीं तौर तरीकों से जो पहले चल रहे थे उन्हीं से हिसाब से चल रहे थे। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। कई बार जो आदिवासी लोग थे उन्होंने बगावत भी कर दी। 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अंडरलाइन करो इसको। 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 में 1906 में कहाँ है 1906 में सोंगरम संगमा है ना, और दूसरा 1930 में असम में कौन सा विद्रोह हुआ था? वन सत्याग्रह विद्रोह। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन किसे कहते हैं? बनिए है ना, जंगलों में हल जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा समझते हो, ब्रोकर है ना, और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं ये समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। ये समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संताल रेशम की कीड़े पालते थे। जो संताल जनजाति थी वो क्या करते थे? रेशम के कीड़े पालते थे। कहाँ के? ये संताल जनजाति झारखंड में स्थित हजारीबाग है ना के आसपास जो जनजाति रहती थी उसका नाम क्या है? संताल। वो क्या करते थे? रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को बेचकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। रेशम के जो व्यापारी थे वो एजेंटों को बेचकर, यानी जो उनके जो अधिकारी होते थे उनको बेचकर क्या करते थे? आदिवासी जो थे उनको कर्जे देते थे। कर्जे देने का मतलब उनको खेती करने के लिए पैसे दिए जाते थे, फिर वो उनके एक तरह से कर्जदार हो जाते थे, फिर उनको वो काम करना ही होता था और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। कृमि कोषों समझते हो? जो रेशम के कीड़े पालते थे ना, उनसे जो कृमि रेशे बनते थे उनको इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए क्या मिलते थे? 3 से 4 रुपए। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या गया बेच दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। यानी 3-4 की 5 गुना कीमत कितनी होगी? लगभग 20 रुपए।
निर्यातों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। यानी काम किसने किया था? आदिवासियों ने। मुनाफा कौन ले रहा? जो बीच में रहकर बेच रहा था उसको। यानी उनसे तो खरीदा 3-4 रुपए में और बेचा कितने रुपए में? 20 रुपए में, 5 गुना दाम में। लगभग कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 15 रुपए का, है ना। रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। जो रेशम उत्पादन करते थे उनको बहुत ही कम मुनाफा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय थे उनको ये समझ आने लगे कि हमें ठगा जा रहा है, तो वो बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे, है ना। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। चाय बागान यानी चाय की जो खेती होती थी उनके लिए बागान होते थे ना, वो फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। खनन किसे कहते हैं? खनन किसे कहते हैं? जमीन को खोद कर जो खनिज निकाले जाते हैं उन्हें खनन कहते हैं ना। खोदना, जमीन को खोदना, खनन। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। ठेकेदार किसे कहते हैं? कि ऐसे लोग जो मजदूरों को बुलाते थे और किसी कंपनी या फिर कोई भी काम करने के लिए उनको वहां पर मजदूरी करवाते थे, तो वो तो होते थे ठेकेदार, जो उनका ध्यान रखते थे कि कौन सा मजदूर कहाँ का है, क्या है, उनके घर में कितनी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या, सब वो ध्यान रखते थे। और वो उनको उस काम के बदले पैसे देते थे ठेकेदार, और उसमें से भी थोड़ा बहुत हिस्सा वो रख लेते थे ठेकेदार। जो मजदूरी करते थे ना मजदूर, उसके भी वो थोड़ा बहुत हिस्सा अपने पास रख लेते थे। बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें घर भी वापस नहीं लौटते, उनको घर भी नहीं जाने देते थे। जो मजदूर आ गए हैं उनको यही काम करना पड़ेगा। जैसे कोयला की खान में आ गए तो कोयला के खान में ही रहेंगे, वो उससे बाहर नहीं जाएंगे, ना घर पे जाएंगे, ना कहीं और जाएंगे। नजदीक से देखें, 19वीं सदी और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों के महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 में और आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता का काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत का मतलब क्या होता है? अतीत हम पढ़ रहे हैं ना, अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ, है ना। मैं हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों